नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ अभिलाष मिश्रा। छत्तीसगढ़ में सीएम भूपेश बघेल के पिता नंद कुमार बघेल के बयान पर विवाद खड़ा हो गया। यूपी में ब्राह्मणों को लेकर सीनियर बघेल की टिप्पणी पर यूपी से लेकर छत्तीसगढ़ तक इस कदर बवाल मचा कि इसके बाद छत्तीसगढ़ पुलिस थी उसने नंद कुमार बघेल को गिरफ्तार किया और आगरा से रायपुर ले आई। फिलहाल वो न्यायिक हिरासत में है क्योंकि उन्होंने जमानत लेने से इनकार कर दिया। कांग्रेस इसे राजधर्म बता रही है और दुनिया को दिखा रही है कि देखिए छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल को कि उन्होंने राजधर्म निभाते हुए अपने पिता को भी जेल जाने से नहीं रोका और अगर उन्हें लगा कानून टूटा है तो कानून को अपना काम करने दिया। खुद सीएम ने कह दिया कि कानून से ऊपर कोई नहीं। उधर बीजेपी इसे राजनीतिक नौटंकी करार दे रही है और कह रही है कि अगर सीनियर बघेल को आगरा से गिरफ्तार कर रायपुर पुलिस ना लाती तो फिर यूपी में उनकी गिरफ्तारी हो जाती और फिर वो सीएम योगी की पुलिस के हवाले होते। अब इसमें कौन सच है, कौन झूठ, कौन सी बात किसकी सही है और क्या इसके पीछे कोई सियासत रही है, इसी पर करेंगे आज आपकी बात। तो आइए आपको सुनाते हैं इस पूरे मामले को लेकर क्या कहना है राजेश मूणत, जो कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व मंत्री हैं, और शैलेश नितिन त्रिवेदी का, जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। सुनते हैं दोनों के बयान। अरेस्ट भी कर ले, उंगली कटा के शहीद बन जाए कि कानून से बड़ा कोई नहीं, मैंने अपने पिताजी को अंदर कर दिया। ये राजनीतिक नौटंकी हमें भी आती कैसे होती। उत्तर प्रदेश का चुनाव है, वोट को साधने की राजनीति है, इसलिए उत्तर प्रदेश में जाके उनके पिताजी ने जो शब्दों का प्रयोग किया एक समाज के लिए, भारतीय जनता पार्टी उसकी निंदा करती है। कहीं उत्तर प्रदेश की सरकार उसको गिरफ्तार न कर ले, इसलिए छत्तीसगढ़ की सरकार ने अपना जाल बिछाया। मुख्यमंत्री के पिता श्री नंद कुमार बघेल पर एफआईआर, उनकी गिरफ्तारी और न्यायिक हिरासत में उनको जेल भेजा जाना, ये कांग्रेस सरकार में ही संभव है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजधर्म का पालन किया है। इस पर सवाल उठाने वाली भाजपा बताए कि ऐसा ही राजधर्म का पालन करने से भाजपा के मुख्यमंत्री रमन सिंह को किसने रोका था? क्यों नहीं अभिषेक सिंह के विदेशी मामलों में उन्होंने एफआईआर दर्ज की? उन्होंने क्यों नहीं अपने दामाद पुनीत गुप्ता के डीके घोटाले पे कोई कार्यवाही की? तो न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के आज के सवाल आपको दिखा देते हैं। ये सवाल बहुत जरूरी है छत्तीसगढ़ की सियासत के लिहाज से। सीएम बघेल ने पिता को गिरफ्तार करवाया, क्या राजधर्म निभाया? ये बड़ा सवाल है। ब्राह्मणों को विदेशी बताने की क्या थी जरूरत? क्या इसके पीछे है कोई सियासत? बीजेपी का वार सियासी नौटंकी में लगा है बघेल परिवार। समाज में खाई बढ़ेगी तभी क्या छत्तीसगढ़ की सियासत चमकेगी? सबसे अहम सवाल यही है, क्या समाज को बांटकर सियासी रोटियां सेकी जाएंगी छत्तीसगढ़ में? इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। बीजेपी, कांग्रेस और वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीजेपी से अनुराग सिंह देव जी हैं, बीजेपी के वरिष्ठ प्रवक्ता, वरिष्ठ नेता अनुराग सिंह देव जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। प्रमोद दुबे जी हमारे साथ, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। प्रमोद जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ। और रुद्र अवस्थी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। रुद्र जी, आपका भी स्वागत है, वक्त निकालने के लिए धन्यवाद भी आपका। सबसे पहले मैं आता हूं अनुराग सिंह देव जी के पास। अनुराग जी, जो सवाल दागा गया था राजेश मूणत जी की तरफ से कि अगर उत्तर प्रदेश में जाकर के वर्ग विशेष के लिए जो टिप्पणी की थी उसमें रायपुर पुलिस तो बचाकर लाई है और उंगली कटाकर शहीद होते दिख रहे हैं, अगर ऐसा नहीं होता तो सीएम योगी की पुलिस जो है वो उन्हें गिरफ्तार कर लेती। सर, किसी ने रोका था क्या? वहां मामला दर्ज हुआ था क्या? और इतना बयान देने के बाद अगर ऐसा हुआ है तो फिर इसे क्यों नहीं, इसका कांग्रेस को क्रेडिट लेना चाहिए? देखिए अभिलाष जी, छत्तीसगढ़ की राजनीति में श्री नंद कुमार बघेल जी का ये जो बयान है जी, ये कोई पहला बयान नहीं है जो उत्तर प्रदेश में उन्होंने दिया। ये तो एक सीरियल है, एक सीरीज है और लगातार पिछले कई वर्षों से, जब मुख्यमंत्री नहीं भी थे भूपेश बघेल जी, उससे पहले से उनके कई बयान आते रहे हैं और मुख्यमंत्री बनने के बाद भी न जाने कितने सारे ऐसे वीडियोस और ऐसे बयान होंगे छत्तीसगढ़ के अंदर जो ऑन रिकॉर्ड आज भी जिंदा है। अब घटनाक्रम की यदि बात की जाए कि सनातन धर्म के बारे में इस प्रकार की बात करना,
रावण को भगवान बताना, राम को शैतान बताना, और एक धर्म विशेष के, एक जाति विशेष के बारे में उनको विदेशी शब्द कहना, उनको विदेशी कहना, उनको न जाने कितने प्रकार की गालियां देना। तो ये समाज में जो वैमनस्यता और इस प्रकार के एक कुत्सित अभियान चलाया जा रहा था, उससे निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कांग्रेस कटघरे में खड़ी होती हुई राज्य के अंदर दिखाई दे रही थी। लेकिन राज्य में चूंकि सरकार कांग्रेस की थी, इसलिए पूर्व के इतने वीडियोस पर, इतने बयानों पर कोई कार्रवाई आज दिनांक तक नहीं हुई थी। घटनाक्रम उत्तर प्रदेश के चुनाव से जुड़ा हुआ था। घटना स्थल उत्तर प्रदेश था, जहां पर आने वाले समय में विधानसभा के चुनाव होने हैं, और उस चुनाव में कहीं ना कहीं भूपेश बघेल जी को भी प्रियंका गांधी की तरफ से जवाबदारी दी जानी है। ठीक है। और ये एक बड़ा प्रश्न है कि योगी जी के सरकार में जब वहां पर कार्रवाई होती तो कार्रवाई एक गंभीर स्थिति हो सकती थी, और इसलिए इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ये नाखून कटा के जो शहीद होने वाली कार्रवाई है, ये छत्तीसगढ़ के सरकार के द्वारा। अनुराग सिंहदेव जी, आपने बड़ी बड़ी बातें जो कही हैं वो मुझे, जितनी मेरी जानकारी उनके मुताबिक मुझे बिल्कुल सही लगी कि बहुत पहले से इस तरह के बयान उनकी तरफ से दिए जाते रहे। लेकिन मेरी जानकारी में जहां तक है कि बीजेपी के शासनकाल में भी नंदकुमार बघेल जी ने इस तरह के बयान दिए थे। आपको इतनी आपत्ति है कि उन्होंने ऐसे समाज में वैमनस्य फैलाने के और इस तरह की चीजों को लेकर बयान दिए थे, तो तब तो कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। तब तो शायद मुझे लगता भी नहीं कि कांग्रेस इस स्थिति में थी कि आप कार्रवाई करना चाहते तो रोक देती, तब आपको वो बयान उतने नहीं चुभे। अब जब कांग्रेस सत्ता में है और वो बयान जाकर के उत्तर प्रदेश में दे रहे हैं और उसी बयान के सिलसिले में दे रहे हैं, कोई नई बात नहीं कही आपने कहा, तब आपको लगता है कि नहीं ये बहुत बड़ा कांड हो गया और इसमें गिरफ्तारी यहां नहीं होती तो वहां हो जाती। तो सर, आप ऐसे डबल स्टैंडर्ड कुछ इसमें नजर नहीं आ रहा क्या? अभिलाष जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है, और स्वाभाविक रूप से ये जिज्ञासा सभी के मन में हो। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, कोई कॉमन मैन यदि इस तरीके की बात करता है तो कोई भी नोटिस नहीं लेता इन सब बातों की। कई लोग करते रहते हैं, कई प्रकार की विचारधारा के लोग, कोई आस्तिक है, कोई नास्तिक है, कोई इस विचार को मानने वाले हैं, कोई उस विचार को मानने वाले हैं। कई लोग कई तरीके की किताबें लिखते हैं, लेकिन कोई मुख्यमंत्री का पिता हो जाए उसके बाद तो एक निश्चित रूप से एक बड़ा नैतिक जवाबदारी उसके ऊपर आ जाती है। तो नैतिक जवाबदारी आई थी सर, इसीलिए तो नैतिक जवाबदारी आई थी, इसीलिए उन्होंने अब एक्शन लिया है, ऐसा तर्क जो है वो कांग्रेस दे रही है। प्रमोद जी, मुझे लगता है कि ये बात बहुत पाक साफ बात कही। अनुराग सिंह देव जी ने कोई गलत बात नहीं कही कि जब कोई सामान्य व्यक्ति कोई बात करता है तो उसके मायने अलग होते हैं, लेकिन सीएम के चूंकि वो पिता हैं, इसीलिए क्या आपको लगता है कि वो विपक्षियों के निशाने पर हैं और इसीलिए खुद भूपेश बघेल उनके निशाने पर हैं, जबकि उन्होंने बहुत ही अभूतपूर्व काम किया है। और ये वाकई में बहुत, हमने ये देखा नहीं कि कोई सीएम हो और उसके पिता को पुलिस, उन्हीं की पुलिस गिरफ्तार करके लाती हो। अभिलाष जी, सबसे पहले तो मैं ये स्पष्ट करना चाहूँगा कि नंद कुमार बघेल जी कांग्रेस के न कभी सदस्य थे, न कभी सदस्य रहे। उनकी विचारधारा से कांग्रेस पार्टी को कोई लेना देना नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि मुख्यमंत्री जी चाहते तो पहले ही उन्होंने स्टेटमेंट देने के बाद माफ़ी मांग ली थी। माफ़ी मांगने के बाद वैसे भी कह देते कि केस खत्म हो गया। लेकिन एक उदाहरण भूपेश बघेल जी ने प्रस्तुत किया कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। ऐसे सैकड़ों उदाहरण भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आपको देखने को मिलेंगे। जो अभी बयान दे रहे थे आदरणीय अनुराग सिंह देव जी, उससे पहले पूर्व मंत्री जी बयान दे रहे थे। जय स्तंभ चौक में एक टीआई को उन्होंने ड्रेस उनकी फाड़ दी थी, ये कोई मैं नहीं कह रहा हूँ, और उस समय वो काफ़ी पावरफुल थे, सरकार उनकी थी। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी को कोई मुद्दे नहीं मिलते। एक्चुअल में जनता के लिए लड़ना ये कोई उद्देश्य नहीं है, जनता के लिए बात करना ये कोई उद्देश्य या लक्ष्य नहीं होता। ऐसे बीच बीच में मुद्दे लाते रहते हैं। और भूपेश बघेल जी ने पूरे देश के मुख्यमंत्रियों के लिए या राजनीतिक दल के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत किया कि उनके लिए पिता हैं। ये जरूर एक सम्मानजनक बात हो सकती है, लेकिन कानून से ऊपर मेरे पिता या कोई भी नहीं है, ये भी बात उन्होंने स्पष्ट कही है। और रही बात उनको उत्तर प्रदेश के चुनाव से ये वो, तो ये सारी चीजें सात समुंदर पार की बातें ये भारतीय जनता पार्टी के लोग सोचते हैं। हमारे नेता या हमारे लोग इन बातों को नहीं सोचते कि जाकर के बांग्लादेश में चले जाएंगे, मछुआ समाज से मीटिंग ले लेंगे तो कलकत्ता के मछुआरों को फायदा हो जाएगा। ये इतनी बड़ी सोच
और जाकर के हैमरिंग करना, ये काम कांग्रेस कभी आज तक जीवन में नहीं की है। ये सीधी सच्ची बात थी कि भूपेश बघेल जी ने देश के अन्य नेताओं को, अन्य मुख्यमंत्रियों को ये उदाहरण प्रस्तुत किया है कि राजधर्म से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। और रही सवाल भारतीय जनता पार्टी की बात, तो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि ब्राह्मण कुमार रावण को मत मारो, ये किताब उनके पिताजी के द्वारा लिखी गई थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 15 साल पूरे उसमें रही, FIR हुई थी, उसके बावजूद इन्होंने केवल उसे एक मुद्दा बनाकर रखा। कोई राजनीतिक, जब इनको आवश्यकता पड़ती है तब इन मुद्दों को निकालते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से आज एक उदाहरण मुख्यमंत्री जी ने प्रस्तुत किया है, वो सबको निभाना चाहिए। ठीक, रुद्र अवस्थी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। रुद्र जी, आपने सारी बातें सुनी, क्या आपको लगता नहीं, क्योंकि हम देखते हैं कि ये वो सिस्टम हो गया है सर कि पार्षद भी अगर सत्ता पक्ष का है ना, तो उसके ऊपर भी पुलिस हाथ डालने में 10 बार सोचती है। और एक सीएम के पिता को, वो भी इतने बुजुर्ग है, उन्हें गिरफ्तार कर लाया जाता है और सामान्य प्रक्रिया के तहत जेल भेजा जाता है। अब छत्तीसगढ़ की जनता को इस बात पर खुश होना चाहिए कि देखिए सीएम हमारे कितने ईमानदार हैं, या फिर इसके पीछे कोई सियासत हो रही है जैसा कि बीजेपी कहती है, उससे लेकर के चिंतित होना चाहिए? आपसे समझना चाहूंगा सर। जी देखिए, मैं आपकी बात को नीचे से शुरू करना चाहता हूं कि जैसे सियासत के लोग से जुड़े हुए लोगों के बीच की बात है, तो सियासत तो होगी और सियासत हो भी रही है। और बीजेपी को निश्चित रूप से एक मुद्दा तो मिला है कि वो ये बताना चाह रही है कि देखिए मुख्यमंत्री के पिता ने इस तरह के आरोप लगे और उनकी गिरफ्तारी हुई है। वो इसको निश्चित रूप से लोगों के बीच पहुंचाने की कोशिश करेगी कि ये उसके पक्ष में है। दूसरी बात, जहां तक प्रश्न है, आपने कहा कि क्या छत्तीसगढ़ के लोगों को इस बात पर खुश नहीं होना चाहिए कि उनका मुख्यमंत्री ऐसा है जो अपने पिता के खिलाफ भी जो मामला है उस पर भी उन्होंने गिरफ्तारी कराई, कार्रवाई कराई है। तो ये भी मैसेज जा रहा है। और जो लोगों के बीच हम इस घटनाक्रम के बाद पिछले 2 दिनों में जो लोगों से बात हुई है, तो ये संदेश भी तो गया है निश्चित रूप से। आप जो कह रहे हैं ये भी बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। और अब मैं आता हूं प्रमोद जी आपके पास। प्रमोद जी, यहां पर देखिए बहुत अच्छा काउंटर क्वेश्चन पूछा गया और कहा गया कि अगर इतने ही पाक साफ बीजेपी है तो क्यों नहीं सीएम ने अपने बेटे, अपने दामाद को लेकर के उस वक्त कार्रवाई करने दी, जिसको लेकर के पूरा कांग्रेस, पूरा विपक्ष उस वक्त बड़े बड़े आरोप लगा रहा था, तथ्यों के तौर पर भी चीजें सामने थी। तब वो क्यों वहां पर एक डिफेंस बन करके उनको बचाते रहे, ढाल बन करके? सीधे आरोप ये लगा रही है कांग्रेस। इसका अभी तक जवाब मैंने सुना नहीं सर किसी बीजेपी के नेता से। आपसे उम्मीद करूंगा अनुराग सिंह देव जी। देखिए अविनाश जी, जब तक एविडेंस ना हो और कपोल कल्पित बयान जारी किया जाए और इस प्रकार की मनगढ़ंत बातें की जाए, तो निश्चित रूप से उसके अंदर कोई तथ्य नहीं होते और ना ही कोई कार्रवाई का विषय होता है। दूसरी बात यह है, यदि उनके पास एविडेंस है, यदि उनके पास तथ्य है, यदि उनके पास सबूत है, तो 3 साल होने को जा रहा है कांग्रेस की सरकार को। अब तो सत्ता इनके हाथ में है, अब तो चाबी इनके हाथ में है, अब तो कानून इनके हाथ में है। तो अभी तक ये क्यों हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए हैं? इन्होंने उस पर क्या कार्रवाई की? तो निश्चित रूप से जब उस पर तथ्य नहीं रहेगा तो कोई भी मुख्यमंत्री हो कार्रवाई नहीं कर सकता है। लेकिन ये तो विषय को डाइवर्ट करने वाली बात हो गई जी। अच्छा अनुराग जी, प्रश्न ये है, अनुराग जी, अब मेरा सवाल सर एक और है। ये तो हमने पर्सनल बातें कर ली क्योंकि ये बहुत ही सीएम को लेकर के और दोनों पूर्व सीएम और सीएम को लेकर के पर्सनल जो आक्षेप सियासी गलियारों में थे उन्हें कवर करना जरूरी था। अब मैं असल मुद्दे पर आता हूं। अनुराग सिंह देव जी, क्या छत्तीसगढ़ में एक किसी के भी, चाहे वो सीएम के पिता ही क्यों ना हो, उनके व्यक्तिगत बयान जो हैं वो इतने महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि दूसरे असल मुद्दों से हट करके वहां सब कुछ डाइवर्ट हो जाता है? क्या आपको नहीं लगता कि समाज को बांटने वाले कामों को हमें अवॉइड कर देना चाहिए और ऐसे काम करना चाहिए जो सकारात्मक पॉलिटिक्स की तरफ बढ़े? मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ में तो बीजेपी के पास बहुत से ऐसे सकारात्मक मुद्दे हैं जो सीधे जनता से जुड़े हैं। नहीं, यही तो हो रहा है अविनाश जी। छत्तीसगढ़ के अंदर क्या हो रहा है? छत्तीसगढ़ के अंदर ये हो रहा है कि धर्मांतरण खुलेआम किया जा रहा है। अभी एक मसीही समाज के प्रदेश के जो अध्यक्ष है वो खुलेआम मीडिया के सामने बोल रहे हैं कि हम धर्मांतरण करेंगे और परिवर्तन करेंगे और संविधान में प्रावधान है और संविधान को जला दिया जाए, यहाँ तक बयान है। उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। अभी एक दिन पहले के बयान है ये। उल्टे जो हमारे कार्यकर्ता बीजेपी के वो धर्मांतरण पर शिकायत करने गए थे थाने पर, उनको ही उठाकर कार्रवाई कर दी, गैर जमानती धाराएं लगा दी गई। ना सर वो मारपीट पे, ना सर वो मारपीट पे लगी है सर, वो मारपीट पे लगी हैं सर।
नहीं सर, लेकिन काउंटर था ना, वो तो दोनों तरफ से झगड़ा हुआ था, सिर्फ एक पक्ष से नहीं हुआ था। अच्छा। लेकिन कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी के ऊपर की ठीक है सर, सारे लोगों पर कर दी गई। तो यहाँ हमारे लोग तो थाने कंप्लेंट करने के लिए गए थे, इन्होंने चैलेंज किया था। सरकार ने खुद कहा था कि कोई भी धर्मांतरण का आपके पास तथ्य हो सबूत ला कर दीजिए, बिल्कुल कहा था। मेरे डिबेट में कई बार कहा है प्रमोद जी, अगर बीजेपी प्रदर्शन करती है कोई असल मुद्दे को लेकर तो आप कहते हैं सियासत करते हैं, बीजेपी किसी इस तरह के सामाजिक विघटनकारी मुद्दे को लेकर के बात करती है तो आप कहते हैं सियासत करते हैं। सियासी पार्टियां हैं, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों को लेकर बात ना करे तो क्या करे सर? कांग्रेस से जानना चाहूंगा। अभिलाष जी, जिस घटना की बात हो रही है, 3 लोग थे जिनको पुलिस ने बुलवाया था और ये 75 लोग थे जो वहाँ रिपोर्ट लिखवाने गए थे। अब आपके पास भी क्लिपिंग होगी जिस प्रकार से अनुराग सिंहदेव जी 400 किलोमीटर दूर में बैठे हैं, मेरे घर के समीप थाना है, वहाँ की स्थिति अगर आप देखते ना तो लगता था कि कानून से ऊपर भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, जज भी यही हैं, यही पेपर निकालते हैं, यही जांचते हैं, यही मेरिट में देते हैं और यही बताते हैं कि प्रतिफल जो है वो हम मेरिट में आ गए। उस दिन की घटना, आप क्या कानून से ऊपर हैं? आप एफआईआर कराने गए थे, आप एफआईआर करते, टीआई के सामने में उनके सीसीटीवी को तोड़ दिया, इनके ऊपर जूते ही जूता वो पादरी लोगों के ऊपर लगाया गया। तो आप अपनी बात, क्या गुंडागर्दी है? क्या आपको कानून के ऊपर भरोसा नहीं है? क्या संयमित ढंग से आप अपनी बात नहीं रख सकते? ठीक है, मान लो ऐसा लग रहा है तो पुलिस जांच करती, दूध का दूध पानी का पानी होती। लेकिन आज मुझे ये बताइए कि छत्तीसगढ़ के इतिहास में क्या विकास, कोई डेवलपमेंट कोई मुद्दा नहीं है? क्या आदिवासियों के लिए, क्या अन्य वर्गों के लिए भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ेगी? क्या अन्य लोगों की बात जो धरातल में है उनके लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता सामने नहीं आएंगे? धर्मांतरण कोई विषय है, ये इनके लिए एक महत्वपूर्ण विषय हो सकता है, लेकिन किसी राज्य के लिए, किसी देश के विकास के लिए ये मुद्दा बहुत गौण मुद्दा है, ऐसा हम मानते हैं। दूसरी बात, मैं एक बात कहना चाहूंगा अभिलाष जी कि आप देखिए कि सुब्रमण्यम स्वामी जी ने 2 दिन पहले अपने बयान दिए कि देश को बेचने की जो साजिश हो रही है वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो क्या इससे उनके अपने व्यक्तिगत बात हो सकती है? इसमें कांग्रेस भी राजनीति कर सकती थी, लेकिन हमको मालूम है कि आम जनता के लिए किन बातों पर खड़ा होना है। हम अपने काम कर रहे हैं और मैं तो बार बार कहूंगा कि 15 साल की सरकार में मैं अगर परत खोलना शुरू करूं तो बस्तर से लेकर सरगुजा तक कितने ऐसे भारतीय जनता पार्टी के प्रकरण हुए, कितने नेताओं के। पूर्व के विधानसभा के माननीय अध्यक्ष जी के बेटे ने पलारी थाने में जाकर टीआई के सामने में बैग से पैसे निकालकर, मुझे बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहना, मैं इस पर नहीं जाना चाहता, ठीक है प्रमोद, लेकिन अगर बात कहीं हमारे कांग्रेस पार्टी की जिनका सरोकार नहीं है, भूपेश बघेल जी के पिताजी का कोई लेना देना नहीं है, उनके विषय में अगर इस प्रकार की बात कहते हैं तो उनको खुद को सोचना चाहिए। ठीक है रुद्र जी, छत्तीसगढ़ में मैं देख रहा हूं कि सियासत जो है वो एक नए पैटर्न पर चली गई है। पहले हम छत्तीसगढ़ में देखते थे कि विकास केंद्र में होता था, लेकिन अब हम देख रहे हैं रुद्र जी, आप देखिए ओबीसी, आदिवासी, ब्राह्मण, पिछड़े, भावनात्मक मुद्दे, ब्राह्मणों को यह कह दिया, फिर उसके अलावा धर्मांतरण, ये तमाम वो मुद्दे हैं जो कि भावनात्मक ज्यादा हैं। जमीनी धरातल पर जिन लोगों, आम लोगों का जिन चीजों से काम होता है, सड़क, रोजगार, बिजली, पानी, वो मुद्दे गौड़ हो गए हैं छत्तीसगढ़ की सियासत में। तो क्या आप इसे वक्त का तकाजा समझते हैं, या फिर ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ में शायद कांग्रेस ने थोड़ा कुछ इन मामलों को लेकर ठीक काम किया है, इसीलिए बीजेपी इन्हें नहीं उठाना चाहती, या बीजेपी को पता है कि पॉलिटिकल माइलेज कहां मिलेगा ज्यादा, इसीलिए इन्हें उठा रही है? ये जो विषयांतर हुआ है छत्तीसगढ़ की सियासत में, क्यों हुआ है सर? बहुत अच्छा सवाल है अभिलाष जी। मैं एक बात कहना हूं कि आप अगर छत्तीसगढ़ की राजनीति को शुरू से देखें जी, तो यहाँ पर धर्म और जाति का प्रभाव शून्य रहा है, ये मैं नहीं कहता, लेकिन निश्चित रूप से अन्य प्रदेशों के मुकाबले यहाँ कम रहा है जी। और ये अगर इशू बन रहा है तो कहीं ना कहीं इसमें कांग्रेस की चूक मैं ये कहता हूं, मतलब कांग्रेस की तरफ से अगर हुई है तो वो, अगर धर्मांतरण की बात आ रही है तो उनको पूरी तरह से सब स्पष्ट लोगों के बीच कम्युनिकेट कर देना चाहिए कि इसमें वस्तु स्थिति ये है। और रहा सवाल छत्तीसगढ़ के, अगर आप राजनीति को थोड़ा सा पलट के देखिएगा तो यहाँ पर ऐसे धर्म को लेके इश्यूज बहुत ज्यादा प्रभावी नहीं रहते थे। और रहा सवाल जाति का भी ना, तो जाति के मामले में भी मैं आपको याद दिला दूं
कि काशीराम जी जो बहुजन समाज पार्टी की शुरुआत जब उन्होंने की थी तो उनका कार्य क्षेत्र कोरबा, जांजगीर, इवाला, सारंगढ़ का क्षेत्र था। और हम लोगों ने भी रिपोर्टिंग की है उनके जमाने में जब वो साइकिल से दौरा करते थे, और अपना पहला चुनाव उन्होंने जांजगीर लोकसभा सीट से 1984 में लड़ा था और 82,000 वोट उन्होंने पहले अपने चुनाव में हासिल किया था। मैं उसको इस रूप में अध्ययन करता हूं कि अगर उनको ये प्रयोग यहाँ पे सफल होता तो सबसे ज्यादा प्रभाव, सबसे ज्यादा सफल बहुजन समाज पार्टी छत्तीसगढ़ में होती। लेकिन अगर वो नहीं हो पाई है, इसका मतलब यहाँ पर वो दूरियां वो लोगों के बीच नहीं है। मैं तो गांव के क्षेत्र से आता हूँ, आज भी हमारे समाज में जो लोग हैं जिस भी जाति के हो, हमारे बीच पारिवारिक रिश्तों की बात होती है। तो वो जो फर्क है वो है अभी भी छत्तीसगढ़ में, और यहाँ पर लोगों के ऊपर इन सब चीजों का प्रभाव बहुत पड़ेगा, ऐसा मेरा अपना पिछला अनुभव कहता है। और इसके बावजूद अगर आज का जो, लेकिन अभी के कुछ समय की बात अगर मैं करूं तो जिस तरह का सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप कल्चर पर जो चीजें चलती हैं, अगर उनका असर होगा तब तो निश्चित रूप से यहाँ के लोग भी इन्हीं बातों में बहेंगे, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है अनुराग सिंह देव जी, वक्त कम है, मैं 20-30 सेकंड में आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा कि सर क्यों हम जो जमीनी मुद्दे हैं हम देखते हैं बीजेपी उनसे ज्यादा फोकस भावनात्मक मुद्दों पर रहती है, ये मैं जानना चाहूंगा। देखिए अभिलाष जी, ये बिल्कुल भावनात्मक विषय नहीं, ये गंभीर और लॉ एंड ऑर्डर और सामाजिक समरसता का विषय है। आज तालिबान में जो स्थिति निर्मित हो रही है वो सिर्फ इसी कारण हो रही है, उग्रपंथ के कारण और कहीं ना कहीं कट्टरवाद के कारण वो स्थिति निर्मित हुई है। तो मैं सिर्फ छत्तीसगढ़ के बारे में सिर्फ आपको इतना कहना चाहता हूँ, सुकमा एसपी ने ऑफिशियली एक लेटर जारी किया जिसमें इस बात का उन्होंने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया कि धर्मांतरण हो रहा है और इससे वहां पर क्षेत्रीय असंतुलन हो सकता है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकती है। इसको लॉ एंड ऑर्डर से जोड़ के देखा गया, तो ये गंभीर इशू है छत्तीसगढ़ के लिए। ठीक सर, मैं समझ गया, साधारण मामला नहीं है। ठीक है, इसलिए हम इस विषय को उठा रहे हैं। प्रमोद जी, अंतिम 20 सेकंड में सर आपका जवाब चाहूंगा, क्या सिर्फ सड़कें बना देने से बस्तर या छत्तीसगढ़ खुशहाल हो जाएगा, या उन सड़कों पर चलने वाले लोग जब निडर होकर चलेंगे, धर्म स्वतंत्रता लेकर चलेंगे, ब्राह्मण, ओबीसी, आदिवासी का भेद उनमें नहीं होगा, तब ज्यादा बेहतर छत्तीसगढ़ बनेगा? ये बीजेपी का आरोप जो है उसी से मैंने बुनकर के सवाल रख दिया है। सर 20 सेकंड प्लीज। नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से ये सरकार जिम्मेदार सरकार है, और ये भी है कि 2009 में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, अगर सुकमा में अकेले 500 अगर चर्च बने तो इसमें भी जवाबदेही तो तय होनी चाहिए कि आप ये पलट कर देखिए कि जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार रहती है वहाँ नागपुर से 2 इशू आते हैं, एक धर्मांतरण का और दूसरा मंदिर का। तो हमारा आपके माध्यम से आग्रह है कि लोगों के जीविकोपार्जन के लिए अच्छा जीवन, सुखमय जीवन और निडरता पूर्वक जीवन अगर जीने की अभिलाषा रखते हैं तो ये सरकार उसी दिशा में काम कर रही है, और विश्वास के साथ भूपेश है तो भरोसा है, इसीलिए लोग कहते हैं, यूं ही नहीं कहते अभिलाष जी। बिल्कुल, तो छत्तीसगढ़ में चाहे वो सियासत ब्राह्मण, ओबीसी, आदिवासी की हो या फिर सियासत धर्मांतरण, विकास, रोड, बिजली, पानी की हो, सियासत चल रही है। अब देखना है कि जनता को कौन से मुद्दे लुभाते हैं, क्योंकि नेताओं के पास इन मुद्दों को अपने अपने रैपर में लपेटकर उसका लॉलीपॉप बनाकर जनता को थमाने का हुनर आता है। अब इस हुनर में कौन बाजी मारता है, इस पर निगाह रहेगी। छत्तीसगढ़ की जनता भोली भाली मानी जाती है, लेकिन विकास के नए समीकरण देख रही छत्तीसगढ़ की जनता मुझे लगता है कि अब लोकतांत्रिक तौर पर परिपक्व भी हो चुकी होगी और अपना अच्छा बुरा बेहतर समझती होगी। छत्तीसगढ़ का जो आम आदिवासी है वो तय कर सकता होगा कि उसके लिए क्या भावनात्मक मुद्दा ज्यादा जरूरी है, या बिजली, सड़क, पानी ज्यादा जरूरी है, या फिर वो दोनों को साथ लेकर चलना चाहता है, जैसा कि बीजेपी कह रही है और कांग्रेस भी दावा कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनुराग सिंह देव जी, प्रमोद दुबे जी, रुद्र अवस्थी जी हमारे इस डिबेट में आने के लिए और छत्तीसगढ़ की बात इतनी बेबाकी से रखने के लिए। आज आपकी बात छत्तीसगढ़ में इतना ही। नमस्कार।